ओके। तो हेलो स्टूडेंट्स, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के कंटिन्यूएशन सीरीज़ में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। यस्टरडे हमने डाइवर्जेंस थ्योरम स्टार्ट किया था जिसमें हम ये फिगर को एक्सप्लेन कर रहे थे, है ना बच्चों। तो क्योंकि ये हिंदी मीडियम की क्लास है, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ, ये हिंदी मीडियम की क्लास है तो उससे हिसाब से हम हिंदी में थोड़ा सा, है ना, वो करेंगे क्लासेस को, है ना। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने कि डाइवर्जेंस जो वेक्टर ए था हमारा, डाइवर्जेंस वेक्टर ए, ठीक है बच्चों। एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए की गणितीय व्याख्या हम कर रहे थे, है ना बच्चों। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए की गणितीय व्याख्या हम लोगों ने की थी। तो हम लोग डाइवर्जेंस ए की गणितीय व्याख्या कर रहे थे, है ना बच्चों। आप लोगों को दिख रहा होगा ना, क्लियर, ठीक है। तो इसमें निम्न चित्र के अनुसार माना कि सदिश क्षेत्र में डी एक्स डी वाई डी जेड, है ना बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड कहाँ है। तो ये जो डी एक्स डी वाई डी जेड था हमारा, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है ना बच्चों, ठीक है। तो ये जो डी एक्स डी वाई डी जेड था ना बच्चों, इसमें आप फिगर में देखते जाइएगा डी एक्स डी वाई डी जेड कहाँ पे है ना। तो इसमें ये भुजाएं थी, भुजाओं डी एक्स डी वाई डी जेड भुजाओं वाले समानांतर षटफलक जिसमें बी सी डी ई था। बी सी डी ई कहाँ है फिगर में, बी सी डी ई। और क्या था बच्चों, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई के केंद्र बिंदु पी पर, है ना, पी पर सदिश फलन वेक्टर ए है। यहाँ तक हमने क्लास छोड़ी थी, है ना। तो जिसका कैपिटल एक्स, वाई और जेड दिशा में अवयव क्रमशः ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ठीक है। ए एक्स, ए वाई, कैपिटल ए एक्स, ए वाई और ए जेड है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश कैपिटल ए एक्स स्मॉल एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर डेल ए एक्स बाई डेल एक्स होगी। अतः बिंदु P के तल एफ जी एच आई तक ए एक्स के मान में वृद्धि डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई 2 होगी। ओके, देन अतः फलक एफ जी एच आई पर वेक्टर ए के, है ना, वेक्टर ए कहाँ है, ये कोई भी है यहाँ पे ले सकते, कोई वो नहीं है। वेक्टर ए के एक्स अवयव का मान ए एक्स, है ना, एक्स अवयव में क्या लेंगे, ए एक्स कंपोनेंट लेंगे इसका, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई 2 एफ जी एच आई के रिस्पेक्ट में हमने बोला ना। अतः फलक एफ जी एच आई पर वेक्टर ए, है ना, वेक्टर ए के एक्स अवयव का मान ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई 2 होगी। तो हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली इसी प्रकार फलक बी सी डी ई जो ले रहे हैं हम, पर वेक्टर ए के एक्स अवयव का मान क्या होगा, ए एक्स होगा, बट माइनस हो जाएगा, साइन इसमें निगेटिव हो जाएगा, तो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई 2, ठीक है। आई होप कि सब क्लियर होगा, कुछ है नहीं इसमें, है ना, बस डायरेक्शन को ध्यान देना है, निगेटिव पॉजिटिव। अब क्योंकि विस्थापन डी एक्स बाई 2 ऋणात्मक दिशा में है, अतः फलक एफ जी एच आई से सदिश वेक्टर ए का कैपिटल एक्स दिशा में बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए, तो ये जैसे है ना यहाँ पे, ये क्या है, हम लोगों ने ये क्या लिखा है, क्योंकि इसमें लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि विस्थापन डी एक्स बाई 2 ऋणात्मक दिशा में है,
फुल स्टॉप। अतः फलक एफ जी एच आई से सदिश वेक्टर ए का एक्स दिशा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स दिशा में बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पे लिखते हैं हम, है ना, फाई, ये फ्लक्स लिख रही हूँ मैं, ठीक है, फाई फ्लक्स फाई है ना, एक्स कंपोनेंट के लिए x1, देन होगा ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स होगा, डॉट क्या होगा फिर डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, डी एक्स है ये, डी एक्स बाई 2 है ना, इंटू डी वाई और डी जेड होगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब हम ये फिगर में, जैसा कि हम समझ रहे थे बच्चों कि फिगर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है ना, तो आप इसमें देखिए थोड़ा, फाई एक्स कहाँ है, फाई वाई कहाँ है और फाई जेड कहाँ है ना। तो हम फाई एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं, इसी तरह से फाई वाई और फाई जेड को भी लेंगे। तो हम पहले एक्स को तो क्लियर कर लें, तो तथा फलक अब लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, तथा फलक, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, तथा फलक लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसलिए लिख रहे हैं तथा फलक। कौन सा फलक लेंगे हम, दो ही तो ले रहे हैं इसमें, तो बी सी डी ई, अच्छा हिला तो नहीं वीडियो, हाँ ठीक है। तो फलक यहाँ पे क्या ले लेंगे, बी सी डी ई के सदिश है ना, वेक्टर ए का एक्स दिशा में बाहर निकलने वाला, आज सोच रहे ये खत्म कर दें, फ्लक्स क्या होगा, बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा बच्चों, तो इसको लिख देंगे फाई एक्स 2 इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस क्या हो जाएगा, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इंटू डी वाई और डी जेड लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, जैसा 3 लिया था वैसे ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 4। अब हम लेंगे, क्योंकि अब देखो इन इक्वेशन में लिखेंगे ये, अरे यार ये तो टेढ़ा हो गया, तो क्या क्लियर है आप लोगों को? हाँ तो चलिए आप लिखेंगे, चलिए क्या लिखना था, क्योंकि इस फलक में फ्लक्स प्रवेश करता है, लिखिए, है ना, किसमें, फाई 2 में। 1 सेकेंड बच्चों, ये बार बार ट्विस्ट हो रहा है। हाँ तो बच्चों आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो हमने कहाँ तक लिखा था, हमें लिखना था, हम फिर से हम रिपीट कर देते हैं। तो ये फाई 2 की वैल्यू लिख दी, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दिए। अब हमको लिखना था तथा, लिखिए, तथा फलक बी सी डी ई से सदिश वेक्टर ए का एक्स दिशा में बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमारा ये होगा। अब हम इक्वेशन 4 के बाद लिखेंगे, क्योंकि इस फलक में फ्लक्स प्रवेश करता है, अतः एक्स दिशा में कैपिटल एक्स लिखेंगे, हाँ यहाँ लिखना है,
क्योंकि इस फलक में फ्लक्स प्रवेश करता है, अतः एक्स दिशा में षटफलक से अपसरित फ्लक्स। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है ना, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। क्या कर रहे हैं हम, एक लाइन यहाँ पे लिख दिया, फिर लिखेंगे 5x इज इक्वल्स टू 5x1, इसके कंपोनेंट को जोड़ देना है। तो जब हम जोड़ते हैं ना बच्चों, तो देखिए अब यहीं पे गलतियाँ होती हैं, तो हम यहाँ पे पल सा लिखते हैं, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो आप चाहे तो एक बार आप लोगों को लिखना चाहिए, है ना, तो एक स्टेप आप लोग लिखिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होंगे, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये जो हाफ पार्ट है ये ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, डेल ए एक्स। प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर डिटेल ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा है ना, स्टेप वाइज। तो ये हो गया ये डी एक्स, देन डी वाई और डी जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो हाफ था वो ऐड हो गया और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, या यहाँ पे लिखेंगे एवं, इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे ये एक्स की वैल्यू लिखा था, इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, एक बार ये लिखेंगे यहाँ पे, इसी प्रकार सिमिलरली इस स्टेप के बाद यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसके आगे लिखेंगे, यदि षटफलक से कैपिटल एक्स तथा जेड दिशा में अपसरित फ्लक्स फाई वाई और या वह फाई जेड हो या कुछ भी लिखें हो, तो फाइव वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव वाई की वैल्यू भी इसी तरह लिख लेंगे, फाइव वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है ना, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई लिख देंगे, यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड है, तो ये तो सबके लिए कॉमन रहेगा। फिर हो जाएगा इसी तरह से फाइव जेड है ना, फाइव जेड लिख, फाइव जेड हो गया। ये फाइव जेड में भी क्या लिख देंगे, इसी तरह से डेल ए जेड लिख देंगे बाई डेल जेड लिख देंगे इंटू डी एक्स डी वाई और डी जेड हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 कंपोनेंट हो गए। चलिए अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे, 5 लिखेंगे ना पहले। 5 कौन सी इक्वेशन थी हमारी, 5 थी ये, 6 थी ये और 7 हो गई ये। ठीक है बच्चों, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 5 6 7 हो गई ये, अब हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन 7। अब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा है ना बच्चों, नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। हाँ, इसको हमें, मैं ये चाहती हूँ कि ये दिखता रहे, है ना, ये आप लोगों को क्लियर दिखता रहे। तो हम इक्वेशन 7 तक लिख दिए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 7 के नीचे लिखेंगे, अतः संपूर्ण षटफलक से कुल अपसरित फ्लक्स समीकरण 5 6 7 को जोड़ने पर। ठीक है, तो हम सभी इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, जोड़ेंगे तो क्या होगा, सभी इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पे कैसे हो जाएगा, जोड़ने पे हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 5 6 7 को जोड़ने पर, तो 5 था हमारा, 5 है ये, 5x प्लस 5y प्लस 5z हो गया, सिंपल है ना। तो 5x 5y 5z, अब तीनों को आप जोड़ दीजिए 5 6 7 इक्वेशन को, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग जोड़िएगा, डेल्टा x है ये प्लस डेल ए वाई लिख देंगे। भाई बहुत ईजी है ये, हम फास्ट तो चल रहे हैं पर आप लोगों की भी स्पीड आ जाएगी, है ना। तो ये डेल ए जेड और बाई डेल जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, उसी इक्वेशन के कंटिन्यूएशन में। ठीक है, चलिए अतः परिभाषा इसके नीचे लिखेंगे, अतः परिभाषा के अनुसार बाई अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे होंगे तो उनके लिए भी, है ना। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, है ना, क्या है डेफिनीशन, सदिश क्षेत्र वेक्टर ए का डाइवर्जेंस समीकरण 1 और 8 से। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हमने अभी लिखी है ना, इसको इक्वेशन नंबर 8 डाल दिए। ठीक है, तो ये हो गया 8, तो इक्वेशन नंबर 8 हो गई ये। तो क्या हो गया, डाइवर्जेंस इक्वेशन नंबर 8 हो गया, तो इक्वेशन
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः परिभाषा के अनुसार सदिश क्षेत्र वेक्टर ए का डाइवर्जेंस समीकरण 1 और 8 से, समीकरण 1 और 8 से क्या मिल रहा है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइव बाई डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 5/dx dy/dz। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, बुक में भी और भी सिंपल दिया हुआ है, ये आपके ऊपर है, बस समझना तो है, सिंपल से है ना। तो कैसे? अब फाइव की वैल्यू यहाँ पे चाहे तो आप पुट कर दें, है ना, x/del x, सिंपल है। फिर से आप लिखिए, लिखना तो पड़ेगा, स्पीड लानी है और थोड़ा जल्दी एग्जाम में लिखिएगा बच्चों, है ना। इंटू dx dy और dz हो गया, ठीक है बच्चों। ये ब्रैकेट लगाना है लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो कैंसिल आउट होगा ना, इसलिए हमने ऐसे लगा दिया ताकि क्लियरिटी आए। तो ये हो गया, वही कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? या और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू डेल ए एक्स बाई डी एक्स, डेल एक्स डेल होगा यहाँ पे, डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया ये हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9, है ना। चलिए, हम 9 तक तो पहुंच गए, है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए फिगर में, हाँ आप देखिए, तो हमने 9 तक क्वेश्चन कर लिया। अब 9 के बाद, 9 इक्वेशन नंबर 9 के नीचे यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा ना आप लोग, यहाँ पे लिखिए, यदि सदिश क्षेत्र वेक्टर ए के डाइवर्जेंस अपसरण का सूत्र है। अब समीकरण 9, समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं, तो समीकरण 9 से, समीकरण 9 है ये, तो 9 से क्या हो जाएगा? ये इसको देखिएगा। अब जैसे हम, ये इक्वेशन नंबर 9 है ना, सबको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, तो कैसे होगा देखिए। कंपोनेंट में कैसे हम ब्रेक करेंगे? जैसे ये है ना, डेल बाई डेल एक्स है ना, डेल बाई डेल एक्स है, और ये ए एक्स है, तो इसको हम अलग कर देंगे, है ना। तो डेल बाई डेल एक्स लिखा, उसमें आई कैप, अब नेक्स्ट लिखेंगे स्टेप, तो कैसे लिखेंगे? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, ठीक है। फिर इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे ए कैप, सॉरी ए कैप नहीं, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस जेड कैप के कैप ए जेड, ठीक है। इतना लिखना है। और हमें, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा क्वेश्चन था कि सदिश क्षेत्र के अपसरण, सदिश क्षेत्र के अपसरण के व्यंजक हमें निकालना था, है ना, एक्सप्रेशन निकालना था। तो हम इसको हम लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं। अब ये फिगर क्या दिखाना है? फिगर तो यही रहेगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो चलिए, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, तो हम इसको क्या कर दें? सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए कैसे हमने बताया था ब्रेक करने को? आई जे के कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है। तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है, इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ठीक है बच्चों। चलिए, अब क्या हो जाएगा? या और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, ये क्या हो जाएगा? इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है? डेल होती है। तो वेक्टर डेल और डॉट वेक्टर ए, ठीक है।
ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर अगर 10 मान लेते हैं ना, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 10 है ना, 10वां होगा ना, तो इसमें होगा सदिश क्षेत्र के अपसरण के, डाइवर्जेंस है ना, तो अपसरण के व्यंजक व्यंजक ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा लिखते हैं वैसे, व्यंजक का अन्य रूप है, ये अदर फॉर्म है, अन्य रूप है, ठीक है, अन्य रूप है। तो ये हो गया। अब डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व क्या होता है लिखिए, मैं बोलते जाती हूँ, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा क्योंकि क्वेश्चन में भौतिक महत्व में पूछा था कई बार। तो यहाँ पे लिखेंगे डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व, भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक महत्व है ना। तो ये हो गया हमारा, हेडिंग डाल दिया। अब लिखिए यदि, यहाँ से लिखिएगा, यदि सदिश वेक्टर ए किसी प्रवाहित होने वाले द्रव का किसी बिंदु पर, है ना, प्रवाह वेग को व्यक्त करता है, तो डाइवर्जेंस वेक्टर ए उस बिंदु के परितः सूक्ष्म आयतन खंड के प्रति एकांक आयतन से निर्गत द्रव्य की प्रवाह दर को व्यक्त करेगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे लिखेंगे फुल स्टॉप करके, इसी प्रकार वेक्टर ए विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करे तो उस बिंदु के परितः सूक्ष्म आयतन खंड के इकाई आयतन से अपसरित फ्लक्स डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए द्वारा, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए द्वारा व्यक्त होगा। किसी सदिश का डाइवर्जेंस धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जिसका अर्थ होता है कि पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, पहले इतना लिख दिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 डाल के कि यदि किसी बिंदु पर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू धनात्मक या पॉजिटिव लिखते हैं, धनात्मक हो, तो उस निश्चित आयतन में सदिश क्षेत्र का स्रोत विद्यमान होगा। अब पॉइंट 2 में क्या लिखेंगे, पॉइंट 2 यहाँ पे लिखेंगे, यदि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए ऋणात्मक होता है, या है ना, ऋणात्मक या निगेटिव हो, तो उस निश्चित आयतन में सदिश क्षेत्र का सिंक विद्यमान होता है। ठीक है, स्रोत मतलब सोर्स, इस होता है सिंक है ना, सिंक विद्यमान होगा। चलिए अब थर्ड नंबर पे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए अगर लेते हैं तो वो 0 है, हो तो कॉमा करके लिखेंगे, हो कॉमा, तो उस निश्चित आयतन में ना तो स्रोत है ना तो स्रोत है और ना ही सिंक है, ऐसे सदिश क्षेत्र को परिनालिकीय क्षेत्र कहते हैं। परिनालिकीय लिख लेंगे ना आप लोग बच्चों, परिनालिकीय क्षेत्र हम लिख देते हैं, परिनालिकीय क्षेत्र है। ठीक है, परिनालिकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम चलने वाले हैं, ये हमने ना इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा, हमने इस क्वेश्चन में बच्चों डाइवर्जेंस समझा। ठीक है, डाइवर्जेंस समझा और इसको हम कैसे एग्जाम में लिखेंगे, ये हमने पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करना था ना बच्चों। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या कभी आई भी हुई है ये इक्वेशन, है ना। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, सॉरी मैंने इक्वेशन बोला, जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो कभी आई भी हुई है या नहीं। तो इसी के कंटिन्यूएशन में हमने आते हैं ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी होगा बच्चों आप नंबर डाल लीजिएगा, मुझे इतना दिन नहीं याद है। मैं यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करती हूँ और क्वेश्चन नंबर डाल देती हूँ। तो प्रश्न मान लीजिए, प्रश्न क्रमांक जो भी हो, है ना, प्रश्न क्रमांक जो भी हो आप लोगों का,
तो हाँ यार ये हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा कि गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हम लिख दें, हिंदी में लिख लें, आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, है ना। गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये आया कब कब हुआ है? तो ये जबलपुर में आया था, जबलपुर में 2003 में आया था, फिर 8 में भी आया था, 9 में भी आया था, 14, 16, 18, 19, फिर इंदौर में आया था आप लोगों का। इंदौर में कब कब आया है? 3, 4, 12, 19 में आया है। फिर उसके बाद आपका भोपाल में आया था 3, 9, 15 में। 3, 9 और 15 में, ये 2000 लिख रही हूँ, ठीक है, ईयर लिख रही हूँ। तो इस तरह से आया था। फिर ग्वालियर में भी आया है 10, 14, 15, 19, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से उज्जैन, सागर और छतरपुर में भी आ चुका है, छिंदवाड़ा में भी आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि अब हमें क्वेश्चन लिख ही देना चाहिए, है ना। जब इतना ही इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, है ना। लिख क्या दो, क्वेश्चन है गॉस के, एक बार लिख देना चाहिए, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस प्रमेय, है ना, दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, को लिखिए और सिद्ध कीजिए। डाइवर्जेंस प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए, लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है बच्चों, हमने लिख दिया है ना। अब हमने क्वेश्चन लिख दिया है, अब हमें सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध करने के लिए हम पहले एक बार इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का ज़रूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म में आए, इसका फॉर्म बदल भी सकता है। अरे यार, ये क्लियर दिख रहा है ना आपको? बीच में शायद ब्लर हो गया था, है ना। चलिए, तो अब हमें इक्वेशन फिर से लिखना होगा। ये हमें इक्वेशन लिखा कहाँ है? हमें इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन क्या होती है बच्चों, क्या होती है? लिखते हैं यहाँ पे, सिद्ध कीजिए, क्लियर है ना। हाँ, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, अथवा इसका, इस क्वेश्चन का रूप बदल भी सकता है, ठीक है। तो अथवा लिख के करेंगे हम, अथवा या और, है ना। सिद्ध यहाँ पे लिख दिया, प्रूव दैट, या सिद्ध कीजिए कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा कैसे लिखना है, ज़रूरी है, ये गलतियाँ बहुत होती हैं। तो डेल डॉट वेक्टर ए डी वी, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल है तो चेंज इन वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो डी वी इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट डी एस वेक्टर हो गया। तो ये कब कब आया हुआ है? ये आपका आया है रीवा में, 2012 में आया है। इस तरह से ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन वहीं पर घुमा के दिया है ना, हर साल एक ही तरह थोड़ी ना देंगे। तो ये हो गया रीवा में 2012 में। फिर भोपाल में आया है ये 18 में, ग्वालियर में आया है मेजर माइनर फॉर्म में 2022 में, मतलब एनईपी के बाद आया है। तो क्यों नहीं आ सकता है अब उसके बाद, है ना। तो अथवा फिर इसका रूप और भी चेंज कर दिया, इसका फॉर्म चेंज करके दिया है। टॉपिक हमारा क्या है ये, ठीक है। इसी को हम बदल बदल के क्वेश्चन आया है बाकी, है ना, ठीक है। तो अब इसका और किस तरह से आया है? तो ये आया है, डाइवर्जेंस संबंधी गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। यहाँ पे आप लिखिएगा, डाइवर्जेंस संबंधी गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। उज्जैन 2022 में और इंदौर में 2022 में इस तरह से आया था, ठीक है। तो चलिए, गॉस का डाइवर्जेंस अपसरण प्रमेय क्या होता है ये बताती हूँ। अब यहाँ से सॉल्यूशन या प्रूफ या सिद्ध कीजिए लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि गॉस का डाइवर्जेंस अपसरण प्रमेय क्या होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार, यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार, किस प्रमेय के अनुसार? गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश वेक्टर ए के अपसरण का किसी आयतन V पर लिया गया आयतन समाकलन उस आयतन V, कैपिटल V को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए वेक्टर A के पृष्ठ समाकलन के तुल्य होता है। ये है हमारी गॉस थ्योरम। तो इसी को आपको
यहाँ पे वर्डिंग में लिख देना है जो कि हमने अभी बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट बंद लिखेंगे और फिर अर्थात ये वाला स्टेप हमें उसके बाद इस एक लाइन लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे। फिर इक्वेशन नंबर इसको हम 1 दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिए हैं। अब हम इसके बाद लिखते हैं, हाँ मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 है ना। यहाँ पे एक बार लिख, सेंटेंस के बाद इक्वेशन, फिर लिखेंगे उत्पत्ति प्रूफ। तो कार्तिकीय निर्देशांकों के रूप में यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, डेरिवेशन स्टार्ट कर रही हूँ। पर उसके पहले आपको, ठीक है चलिए बनाते जाएंगे। डायग्राम है पर इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कार्तीय निर्देशांकों के रूप में, निर्देशांकों के रूप में, है ना, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में क्या, डेल डॉट वेक्टर डेल लिखेंगे। वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आई